जेम्स वेब टेलीस्कोप शनि के एक चांद पर नजर रखा हुआ था। तभी उसने उस मून से कुछ ऐसी चीज को बाहर निकलते हुए देखा जिसने 9600 किलोमीटर के एरिया को घेर लिया था, जो कि उस चांद की मेन रेडियस से भी 40 गुना ज्यादा था। ये वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी किसी भी चीज को उस चांद के आसपास नोटिस नहीं किया था। आखिर इस चांद में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है, आइए जानते हैं। एनसेलेडस शनि ग्रह का एक बहुत छोटा चांद है जिसका डायमीटर 500 किलोमीटर है। यह चांद हमेशा से ही बहुत ज्यादा फेमस रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर भविष्य में हम इंसान अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं। फिलहाल हमारे सौरमंडल में मात्र 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर मल्टी प्लैनेटरी बनने के मिशन किए जा सकते हैं। पहला है हमारा पृथ्वी का चांद, दूसरा है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, तीसरा है शनि ग्रह का चांद टाइटन और चौथा है एनसेलेडस। यह चांद हमेशा से ही पॉपुलर साइंस ग्रुप का एक पॉपुलर टॉपिक रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक लिक्विड वाटर से बना हुआ समुद्र मौजूद है। यह चांद सौरमंडल के बहुत बाहरी इलाके में मौजूद है। इस वजह से यहाँ पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी और गर्मी नहीं पहुँच पाती। हीट न रिसीव करने की वजह से ही इसका तापमान बहुत ठंडा रहता है और इसकी सतह बर्फ से ढकी रहती है। अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर यहाँ का तापमान इतना ज्यादा कम है और इसका सरफेस हमेशा बर्फ में जमा रहता है, तो आखिर इसके अंदर लिक्विड पानी कैसे मौजूद हो सकता है? इसका उत्तर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद इस चांद के केंद्र में कुछ ऐसे जियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से इसको अपने अंदर से ही हीट रिसीव होती रहती है। किसी गर्मी की मदद से ये अपने अंदर की बर्फ को पिघला देता है और उन्हें लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा भी हो सकता है कि शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसके अंदर टाइडल फोर्सेस वर्क कर रही हों। इस फोर्स की वजह से भी कई बार ग्रहों और मून्स का तापमान बढ़ता हुआ देखा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बृहस्पति ग्रह और उसका छोटा सा चांद आयो। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। इसकी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से यह अपने चांद आयो की सरफेस को अपनी तरफ खींचता है। इस खिंचाव की वजह से आयो का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस पर ज्वालामुखियों की भी फॉर्मेशन होने लगती है। शायद आपके दिमाग में यह डाउट हो सकता है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण की मदद से खींचने पर किसी चांद का तापमान कैसे बढ़ सकता है। इसे समझने के लिए आप अपने घर पर ही एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र एक रबड़ के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। आप एक लंबी पेंसिल इरेजर या फिर एक मोटे रबड़ बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रबड़ बैंड को दोनों तरफ से पकड़कर खींचने के बाद जब आप उसके मध्य भाग का तापमान चेक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत गर्म फील होगा। कुछ ऐसा ही आयो के साथ भी होता है। हाल ही में इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे पावरफुल टेलीस्कोप यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एनसेलेडस के आसपास एक बहुत ही विचित्र चीज नोटिस की। उसने वाटर वेपर के एक बहुत बड़े बादल को एनसेलेडस से बाहर निकलते हुए देखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बादल ने करीब 9600 किलोमीटर के एरिया को घेर लिया, जो हमारे चांद की मेन रेडियस से भी 40 गुना ज्यादा है। यह वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी किसी भी चीज को एनसेलेडस के आसपास नोटिस नहीं किया है। नासा के एक लीड ऑथर के मुताबिक जब वह इस डेटा को एनालाइज कर रहे थे तो उन्हें लगा कि यह पूरी तरीके से गलत है और नंबर्स में कुछ गलती हुई है, लेकिन क्रॉस चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि यह पूरी तरीके से सच है और इस चांद ने सच में भाप से बने हुए इस बादल को अपने अंदर से रिलीज किया है। बादल का साइज चांद के साइज से 20 गुना ज्यादा है, यानी अगर यह हमारी पृथ्वी के आसमान में दिखना शुरू हो जाए तो यह फुल मून से भी 20 गुना बड़ा दिखाई देगा। इस तरह के बादल को प्लूम्स कहा जाता है। यह सतह के अंदर से निकलने वाली भाप से बनते हैं और धीरे धीरे आसमान में जाकर एक बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह वाटर प्लूम एनसेलेडस के सदर्न एरिया से रिलीज हुआ था और धीरे धीरे इसने चांद के एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया है। इस बादल से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है इसके रिलीज होने की रफ्तार। वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन के मुताबिक यह वाटर वेपर एनसेलेडस की सतह से
79 गैलन्स पर सेकंड की रफ्तार से निकल रहा है। इस रफ्तार के चलते आप एक ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को मात्र कुछ घंटों में पूरी तरीके से भर सकते हैं। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि अगर आप इसी चीज को एक नॉर्मल पानी की पाइप से करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करने में आपको हफ्तों का समय लग जाएगा। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने इतने विशाल पानी के एमिशन को इतनी दूरी से ऑब्जर्व किया है। इसका पूरा श्रेय जेम्स वेब टेलीस्कोप के पावरफुल कैमरे और टेक्नोलॉजी को जाता है, जिसने इतनी दूरी पर होने वाले फिनोमिना को कैप्चर कर लिया। इस चांद को शनि ग्रह का चक्कर लगाने में मात्र 33 घंटों का समय लगता है, यानी इस चांद का एक साल मात्र 33 घंटों का होता है। चक्कर लगाने के साथ साथ यह अपने अंदर से वाटर वेपर को रिलीज करता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि शनि ग्रह के आसपास एक बहुत ही पतली पानी की रिंग फॉर्म हो रही है। यह रिंग शनि ग्रह के साइज के सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर यह प्रोसेस लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो शनि ग्रह के आसपास एक डोनट जैसी रिंग क्रिएट हो जाएगी, जो पूरी तरीके से वाटर वेपर से बनी होगी। जेम्स वेब द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा में यह पता चला है कि इस चांद से निकलने वाला करीब 70% पानी शनि ग्रह के इनर ऑर्बिट में जा चुका है और मात्र 30% ही इसकी बाहरी रिंग में मौजूद है, जिसे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। समय बीतने के साथ साथ हमें इस वाटर वेपर के प्लूम के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर शनि ग्रह का यह चांद और भी ज्यादा विशाल होता तो यही प्रोसेस हमें एक बहुत बड़े स्केल पर देखने को मिलता। ऐसे में पानी से बनी उस रिंग को पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप से भी ऑब्जर्व करना पॉसिबल हो जाता। लेकिन फिलहाल के हिसाब से तो हमें इस इवेंट को देखने के लिए मात्र जेम्स वेब टेलीस्कोप का ही इस्तेमाल करना होगा। एनसेलेडस के वाटर प्लूम्स के अलावा वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है। एस्ट्रोनॉमर्स हमारे सौरमंडल में मौजूद काफी सारी रेडिएशन बेल्ट को ऑब्जर्व कर चुके हैं। यह रेडिएशन बेल्ट तब बनती है जब किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन कुछ ही दिन पहले वैज्ञानिकों ने पहली बार इसी फिनोमिना को हमारे सौरमंडल के बाहर डिटेक्ट किया है। यह एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सौरमंडल के बाहर किसी भी चीज को डिस्कवर करना आसान बात नहीं है। इस रेडिएशन बेल्ट को डिस्कवर करने के लिए वैज्ञानिकों ने 39 रेडियो डिशेज का इस्तेमाल किया है, जो हवाई से लेकर जर्मनी तक फैली हुई है। यह रेडियो डिशेज वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मदद करती है, क्योंकि इन्हीं के जरिए वह रेडियो वेव्स को आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में रेडियो वेव्स बहुत भारी मात्रा में मौजूद है और ब्रह्मांड में मौजूद ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट इन्हें रिलीज करता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी रेडियो फ्रीक्वेंसी में ही रिसर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम में उन्हें काफी सारी नई चीजें खोजने को मिल जाती हैं। वैज्ञानिकों ने एक अल्ट्रा कूल डॉर्फ प्लैनेट को सौरमंडल के बाहर डिस्कवर किया है। इस प्लैनेट की खास बात यह है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की खोज की है। खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर इस ग्रह के आसपास एक डबल लोब स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में देखने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह के पास भी ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मौजूद है। हालांकि बृहस्पति की डबल लोब की ब्राइटनेस इस ग्रह के डबल लोब की ब्राइटनेस के सामने कुछ भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नए ढूंढे गए ग्रह के डबल लोब की ब्राइटनेस बृहस्पति के मुकाबले 1 करोड़ गुना ज्यादा है। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से ही वैज्ञानिक इसे इतनी आसानी से डिस्कवर कर पाए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ग्रह बृहस्पति ग्रह के ही साइज का है, लेकिन किसी अनोखे रीजन की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बृहस्पति से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस ग्रह के पास मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है वह अपने आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर भी कहा जाता है। यह बिल्कुल एक गुब्बारे जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो पूरे ग्रह को कवर कर लेता है और बाहर से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचा कर रखता है। इस बबल को देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन इसे एक्सपेरिमेंटली बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। हमारी पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटोस्फीयर है, जो उसे सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचा कर रखता है। जैसे ही सूर्य से आने वाली रेडिएशन इस मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उन चार्ज्ड पार्टिकल्स को केंद्र की तरफ धकेल देती है। यही चार्ज्ड पार्टिकल हमें अरोरा या फिर नॉर्दर्न लाइट के रूप में आसमान में दिखाई देते हैं।
यह फिनोमिना सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि बृहस्पति और शनि ग्रह पर भी देखा जाता है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सूर्य का ही है, जो एक बहुत ही विशाल मैग्नेटोस्फीयर का निर्माण करता है। यह मैग्नेटोस्फीयर पूरे सौरमंडल को बिल्कुल एक कवच की तरह ढके हुए है। सौरमंडल के बाहर से जितने भी कॉस्मिक रेडिएशन आती है वह इसी मैग्नेटोस्फीयर के चलते हम तक नहीं पहुंच पाती है। वैज्ञानिकों ने इस ढूंढे गए ग्रह में भी मैग्नेटोस्फीयर की खोज की है और सिर्फ मैग्नेटोस्फीयर ही नहीं बल्कि उन्होंने इस ग्रह पर होने वाले अरोरा को भी ऑब्जर्व किया है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को क्लियर रूप से नहीं समझ पाए हैं कि यह ग्रह इतना मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग क्यों है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि ग्रहों की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वह बृहस्पति ग्रह की मैग्नेटिक इंटेंसिटी के ऑलमोस्ट बराबर होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे मैग्नेटिकली पावरफुल ग्रह है। इसके केंद्र में चार्ज मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, जो न सिर्फ बृहस्पति को बचाए रखती है बल्कि उसके आसपास मौजूद चांदों को भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि एक ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड उसके केंद्र पर डिपेंड करती है। अगर ग्रह का केंद्र एक्टिव है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं तो ग्रह के पास ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। हमारी पृथ्वी के केंद्र में हाई टेम्परेचर होने की वजह से एटम्स के इलेक्ट्रॉन उनसे अलग हो जाते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन अकेले होकर मूवमेंट करते हैं तो करंट का प्रोडक्शन होता है। अब जैसा कि आपने अपनी बेसिक फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि करंट के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, और सेम ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। वहीं अगर हम मंगल ग्रह को देखें तो एक समय पर उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका केंद्र शांत होता गया और उसमें मौजूद पार्टिकल्स ने मूवमेंट करना बंद कर दिया, जिस वजह से मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती गई। वैज्ञानिक ऐसा डाउट करते हैं कि इस नए ढूंढे गए ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि असल में ये ग्रह है ही नहीं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि यह ग्रह एक तारा भी हो सकता है। नॉर्मल लोगों के लिए तारों और ग्रहों में बहुत विशाल अंतर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों ही ऑब्जेक्ट में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर एक ग्रह को ज्यादा द्रव्यमान मिल जाए तो वह अपने आप ही केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को चालू कर देता है, जिससे वह एक तारे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि यह ग्रह असल में एक ब्राउन ड्वार्फ तारा हो, या इस तरह के तारे होते हैं जिनके केंद्र में हीट तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन इनका साइज इतना ज्यादा नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह को अगर थोड़ा सा और द्रव्यमान मिला होता तो आज वो भी एक तारा होता। यही कारण है कि जुपिटर को फील्ड स्टार नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी भी ग्रह को बहुत ज्यादा मैटर दे दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही उसके केंद्र में ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति ग्रह और सूर्य का कंपोजिशन बिल्कुल एक ही जैसा है। जिस तरह से सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही जुपिटर ग्रह में भी सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन गैस की ही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ ऐसा ही इस ग्रह के साथ भी हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि यह एक तारा है या फिर एक ग्रह? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।